नमस्ते। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है साइंस एंड टेक का तीसरा पार्ट, जो कि काफ़ी लंबे समय से अपडेट नहीं हुआ था, लेकिन हमारे 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। कल्चर, आईआर और सबसे पावरफुल आपका इकोनॉमी। ठीक है, तो इन 3 पार्ट का मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन कीजिए। अगेन बोल रहा हूँ, यदि आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी एनसीईआरटी, केवल एनसीईआरटी अच्छे ढंग से, और एनसीईआरटी में जितने आपके ग्राफ्स हैं, ठीक है, उनको कंप्लीट कर लिया, और पॉलिटी को लक्ष्मीकांत से, और जितने पीटीआर है प्लस हमारा करंट अफेयर प्लस हम लोग डेली 5 क्वेश्चन डालने हैं, 5 to 8 क्वेश्चंस, उनको लगा लिया आपने तो। और हम लोग अभी टेस्ट सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करेंगे। यदि आपने इतना करवा लिया तो ऐसा कहा जा सकता है कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। देखिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा पीटी, तो ये तो कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये अलग ही बात है, लेकिन हाँ, आप उसकी तरफ आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो इन वीडियोस को मल्टीपल टाइम्स देखिए ताकि अच्छे समय से याद किए जा सके। अब हम आ रहे हैं आपका सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर, आईटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर। पहला आ रहा है 5G नेटवर्क। 5G नेटवर्क क्या है? अभी 5G आपको पता है, अभी हमारे मोबाइल में 4G चलता है, हम लोग बाकायदा कई बार बोल भी चुके हैं। जो आपका 5G है, 5G आपका क्या है कि आपका अभी इसका ट्रायल चल रहा है। ठीक है, इसके ट्रायल करने की अनुमति दे दी गई है। और 5G आपको पता है कि सबसे पहला आपका जिला कौन सा है 5G लागू करने वाला? वो है चीन का, शायद चीन का बीजिंग है, मुझे पता नहीं है, शायद चीन का ही कोई एक जिला है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है। और आपका पूरे देश में जो लागू करने वाला पहला देश है वो आपका साउथ कोरिया है। ठीक है, इतना याद रखिए। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं भी आपको दे रहा हूँ, हमारी तरफ से मिल रही है। आपका क्या है कि 5G के बारे में देख लेते हैं। 5G क्या है? एक वायरलेस संचार तकनीकी है, और जो डेटा को प्रसारित करने और उसको प्राप्त कराने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। अगेन बोल रहा हूँ, कौन सी फ्रिक्वेंसी होती है? रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है। जरा हम इसको यदि 4G और 5G में डिफरेंस देखकर, जो आपकी 4G होगी उसकी जो लेटेंसी है वो आपकी कम हो जाएगी। लेटेंसी क्या होता है? जैसे आप किसी को बोलते हो हेलो क्या कर रहे हो, जब वो यहाँ तक पहुँचता है ना तो वो तुरंत ही पहुँच जाता है, एक टाइम के साथ लगता है। 4G में पहुँचने में टाइम लगता है, लेकिन जो 5G होगा उससे भी आपका कम टाइम लगेगा। ठीक है, फिर आपका आ जाता है डेटा ट्रैफिक। ये बहुत सारा डेटा को एक साथ लेने के लिए सक्षम है। जितना भी आपका ट्रैफिक है, आपकी भीड़ है, जितने भी आपकी संचार में आपके मोबाइल लोग बात कर रहे हैं, उसको ज़्यादा आपको सहन करने की ताकत रखता है। इसका जो स्पेक्ट्रम है वो आपका 50 गीगाहर्ट्ज़ है, यहाँ पर केवल 5 गीगाहर्ट्ज़ है। और आपका कनेक्शन डेंसिटी है, ये आपका 1000 आपका कनेक्शन दे सकता है, 1 मिलियन आपका कनेक्शन दे सकता है पर किलोमीटर का। 100,000 का मतलब क्या होगा? 100,000 का मतलब हो गया 1 लाख, ये 1 मिलियन का मतलब हो गया 10 लाख, मतलब 10 गुना ज़्यादा है। तो अभी क्या है, इसकी 2019 में इसके आरंभ होने की बात की गई है, और 2014 तक इसकी पूरी श्रृंखला लागू हो जाएगी। लेकिन अभी कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जरा मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि भारत में 4G का पूरी तरह उस तरह से उपयोग नहीं हो सका जिस तरह से बना था। और दूसरी बात है, जो आपका 4G वाला सिस्टम है, जो आप अभी 5G लेके आ रहे हैं, इसका इन्होंने बहुत ही हाई आपका कॉस्ट रखा हुआ है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं हैं। और यदि आप इसको देखना चाहते हैं, प्लीज़ हमारी इकोनॉमी का आप पार्ट देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं कुछ अलग आपके जो नेटवर्क हैं, आपको पता है 2G और 4G, 2G और 3G मोबाइल नेटवर्क है, इनको जो जोड़ता है वो क्या होता है? माइक्रोवेव वायरलेस बैकहॉल पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो कुछ हमारी बातें आ जाएंगी कि आपका जो माइक्रोवेव वायरलेस बैकहोल क्या होता है, इसको तो हम देखेंगे। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, जो आपका 2G और 3G मोबाइल नेटवर्क है, किस पे डिपेंडेंट है? माइक्रोवेव वायरलेस नेटवर्क पे। और जो आपका 4G है, ये आपका है ऑप्टिकल फाइबर्स पे। ठीक है, और ऑप्टिकल फाइबर पे। ठीक है, क्या करने तो जो आपकी आईपी आधारित कनेक्टिविटी है उसको, और 5G क्या है? आपकी ऑप्टिकल फाइबर की अवसंरचना पर। मतलब भैया आपकी दोनों, आपकी 4G 5G क्या ऑप्टिकल फाइबर पे है। और बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मैंने अभी ऑप्टिकल फाइबर का कोई भी अल्टरनेट नहीं देखा है। ठीक है, अभी गए उठाए गए कौन से कदम है? जैसे आपका भारत नेट नेटवर्क, आपका भारत नेट नेटवर्क क्या है? आपको 2.5 लाख आपकी जो ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना है ताकि उन तक नेट प्रोवाइड किया जा सके। फिर आपकी क्या है? फिर आपकी राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति आपकी 2018, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो आपके नागरिक और उपक्रम है उन तक ही आपकी सूचना और संचार संबंधी आपकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। एक क्या है कि सरकार ने बिल्डिंग एंड टू एंड 5G टेस्ट बेस्ड बेड नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि आपका जो 5G से संबंधित जितना भी आपका काम है वो उसके विश्वविद्यालय और जो आपके प्रौद्योगिकी, आपकी कंपनीज है, टेक्नोलॉजीज वाली कंपनी है, उनके बीच में विचार किया जा सके ताकि आपका 3rd जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के मानकों का अनुपालन करने योग्य बनाया जा सके। 3G
3GPP है क्या? 3GPP जो आपका थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, कुल मिला के इतना समझ लीजिए। अभी मैं आपको इसके पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, आपने पार्ट नंबर 2 देखा होगा तो वहाँ ही बता चुका हूँ कि ये क्या है कि आपका एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कुछ मानक बनाता है। एक मतलब कोई XYZ नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। पता क्या होता है, मैं जब कोई चीज़ को याद करता हूँ तो मैं ऐसे याद करता हूँ, मैं बहुत याद नहीं रखता, मैं जितना भी याद करने की कोशिश करता हूँ वैसे ऐसे याद रखता हूँ कि कोई XYZ नाम का व्यक्ति है जो संचार से संबंधित विश्व स्तर पे कुछ मानक बनाता है, जिसका आपका क्या है, ऐसा ही एक मानक का नाम है थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, ठीक है। अब क्या है, जो आपका एक्सन ने आपको IIT दिल्ली में प्रथम सार्वजनिक अभिक्रम वाले आपके 5G परीक्षण बेड की स्थापना की है, ठीक है। ये कोई मतलब ऐसी बात है, ठीक है। उच्च स्तरीय फोरम की स्टीयरिंग समिति की रिपोर्ट है, ठीक है। इसने 3 प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं। पहली आपकी क्या है, आपकी प्रयोजन, जिसमें से आपकी प्रौद्योगिकी के रूप में 5G के मूल प्रतिज्ञप्ति को बढ़ाने के लिए 5G सेवाओं को यथाशीघ्र आरंभ करना, तकनीकी निर्माण, ये सब बातें हैं, कुछ अलग बात नहीं है। एक जगह यहाँ पे आ जाता है, या यहाँ पे नहीं लिखा है, बस ये क्या था कि ब्लैक फाइबर, सॉरी, क्या है, ब्लैक फाइबर एक ऐसा ऑप्टिकल फाइबर है जिसका जो लगा हुआ तो है, मतलब कनेक्टेड है हर जगह से, लेकिन वो अभी यूज नहीं किया गया है, मतलब उसको अनयूज रखा गया है, तो उसी को अब यूज किया जा सकता है 5G के लिए। अब क्या है, 5G हैकाथन क्या है, मतलब कुछ यहाँ पे हैकाथन वगैरह ये सब मिल जाए। कुल मिला के ये है कि आपके जो 5G से संबंधित जो अति आधुनिक जो आपकी तकनीकी नवाचार हैं उनके संबंधित आपके विचार संबंधित बातें करना। दूरसंचार विभाग के द्वारा सरकार, शिक्षा, उद्योग क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के सहयोग से आयोजित किया गया है इसको, ठीक है, DOT के द्वारा किया गया है। अभी आ जाता है जो आपका इंडिया मोबाइल कांग्रेस आपकी 2020 के साथ भी इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। कुल मिला के इतना समझ लीजिए, आपका जो आपका 5G हैकाथन है, इसका मतलब कुल मुख्य उद्देश्य क्या है, नवाचारों का चयन करना, किससे संबंधित, 5G से संबंधित, और कौन जारी मतलब करवा रहा है, दूरसंचार विभाग करा रहा है, बहुत लोगों के साथ मिलकर कार्य करा रहा है। और जो आपका इंडिया मोबाइल आपका कांग्रेस है, ये आपका दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मोबाइल डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच है। आपको पता है दक्षिण एशिया का होगा, दक्षिण एशिया में देसी कौन से हैं, ठीक है, सॉरी पर मैं याद करवाने के तरीके से कह रहा हूँ, मैं किसी का इंसल्ट नहीं कर रहा। यह आपको पता है ब्लॉकचेन आपकी टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आपकी पता है कि आपका एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक स्थापित किया गया। वो आपका किसके द्वारा किया गया, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा, कहाँ पे, आपका बेंगलुरु में, ठीक है। ओके, अब एक मिनट देख लेते हैं जो आपकी ब्लॉकचेन आपके होते क्या है। देखो, आप लोग इसके बारे में पढ़ लेना, कई बार पढ़ा चुका हूँ, कई बार आप लोग देख चुके होंगे। ब्लॉकचेन मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हर चीज एक नोट की तरह होती है, ठीक है। जैसे सपोज दैट एक नया ब्लॉक ऐड करना है, ब्लॉक का मतलब एक प्रकार से यहाँ पे कंप्यूटर भी है, ठीक है। यदि यहाँ पे कोई आपकी नई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जब वो ब्लॉक ऐड किया जाएगा तो पहले सभी ब्लॉकों को चेक करेगा और इसके ब्लॉकों को संशोधित नहीं किया जा सकता, ठीक है। कुल मिला के ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, वस्तुतः ओपन और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर वाला वही खाता है, मतलब ओपनली है, आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ओके, आपकी ये जो बिटकॉइन के कारण ये बहुत ही मतलब रही थी न्यूज़ में, इसकी उपयोग लागत को कम करने और दक्षता में सुधार करने के लिए इसका उपयोग हो सकता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। अभी सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं। इस सरकार ने क्या किया था, जो आपकी MEIT क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या किया था, बहुत सारी कंपनीज हैं, उन कंपनियों के साथ साथ एक उसने डिस्ट्रीब्यूटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लॉक टेक्नोलॉजी नामक एक परियोजना की शुरुआत की गई थी। फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म, प्लीज याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म किसके द्वारा है, कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जितनी भी आपकी उभरती हुई टेक्नोलॉजी उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, और ऐसी नेशनल मिशन और इंटरडिस्पेंसरी साइबर आपकी नेशनल मिशन और इंटरडिस्पेंसनरी साइबर फिजिकल सिस्टम जो आपका इसका शुभारंभ किया गया है, ये आपके किसके द्वारा किया गया, DST द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, जो आपकी पहले है ना, ये तो नाम से क्लियर है, लेकिन इनका मतलब कौन जारी कर रहा है इसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब आ जाता है आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता। याद रखिए, जो आपका नीति आयोग जो MEIT है, इन दोनों के बीच में बहुत परेशानियां रहती हैं, कभी विवाद रहते हैं कि वास्तव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कौन कर रहा है, ठीक है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपको पता है कि आज से आप 10 साल पुराना यदि मोबाइल देखेंगे, यदि आप उसमें कोई गेम खेलते थे तो उस गेम में क्या होता था, आप जिस तरीके से एक बार जीत जाते थे, आप उसी तरीके से कई बार जीत सकते थे। लेकिन आज वर्तमान का मोबाइल ऐसा नहीं है। वर्तमान मोबाइल में यदि कोई आप गेम खेल रहे हो, एक बार आपने किसी को उस तरीके से हटा दिया तो आपको दूसरी बार नया तरीका यूज करना होगा, क्योंकि उसने आपके इस पैटर्न से सीख लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही करता है, आपकी जो बातें हैं वो आपसे ही सीखता है। जो आपकी रियल टाइम आपका
मतलब देखो कुछ आपके होते हैं, एक होता है ऑफलाइन, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरते हैं हम लोग, हार्ड कॉपी लेते हो भर देते हो। एक होता है ऑनलाइन, ऑनलाइन क्या होता है और ऑनलाइन होता है कि आपने मोबाइल खोला, इंटरनेट ओपन किया, भर दिया। एक होता है रियल टाइम, रियल टाइम मतलब ये होता है जो आपका करंट टाइम में भर रहा है। यदि कोई सपोज डेट आपने जो आपका फॉर्म भरा, तो फॉर्म भरते साथ ही आपकी तुरंत प्रोसेसिंग हो गई, तुरंत आपको एडमिट कार्ड इशू हो गया। ये होता है आपका क्या होता है रियल टाइम। मतलब ऑफलाइन में क्या है कि डेटा आपका हार्ड कॉपी में जा रहा है, ऑनलाइन में क्या हो रहा है डेटा आपका जा रहा है लेकिन उसका जो निष्पादन है, ठीक है, जो आपकी प्रोसेसिंग है वो क्या होगी, बाद में होगी। लेकिन रियल टाइम में क्या है कि डेटा जा भी रहा है और उसकी प्रोसेसिंग भी तुरंत हो रही है। ठीक है, अब आ जाता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैंने बता दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हर जगह उपयोग है, कुल मिला के इतना याद रखिए। स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट मोबिलिटी, हर जगह इसका उपयोग है। आर्टिफिशियल, देखिए जब मेंस के हम लोग काम शुरू करेंगे तब हम आपको इसको ब्रीफली आपको डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग जितना जानते हो उतना ही काफ़ी है, पीटी बहुत ही कठिन है, पीटी में ज़्यादा ध्यान दीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ओईसीडी का सिद्धांत भी है, ठीक है। इससे ओईसीडी सदस्यों और गैर सदस्यों सहित आपके 42 देशों द्वारा अपनाया गया है, ठीक है। और इस संबंध में भारत ने भी अपनी भागीदारी दिखाई है। आपको पता है कि भारत ने क्या कहा है कि जो ओईसीडी की स्थापना कब हुई आप मुझे बता सकते हैं? और ओईसीडी का मुख्यालय कहीं पेरिस में तो नहीं है? बस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। और ओईसीडी के इस सचिवालय में आपका FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भी मुख्यालय है, जो आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए आपकी राष्ट्रीय रणनीति या अपनी इस जो आपके ओईसीडी जो दिशा निर्देश दिए थे, उसी जगह भारत का जो नीति आयोग है उसने भी काम किया। उससे 5 क्षेत्रों की पहचान की जहाँ पे AI का आपका क्या हो सकता है उपयोग अच्छे ढंग से हो सकता है, ठीक है। और आपको पता है कि NIC द्वारा स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये वास्तव में पता है किसके अंतर्गत काम है? ये आपका AI है, ये आपका नीति आयोग के अंतर्गत, याद रखिए। लेकिन ये किसके द्वारा स्थापित किया गया? आपका NIC के द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है। इसने एक क्या किया, जो इसका AI के क्षेत्र में अभिनव समाधानों के लिए एक मंच है, ठीक है। यह केंद्रीय और राज्य स्तर पर जो आपके NIC के तत्वाधान आने वाली परियोजनाओं के समाधान के संबंधित है, ठीक है। वही आपकी फैंसी पॉइंट है, आपको सब याद रहने वाला है। आपकी आकांक्षी जिले याद रखिए, ये भी आपकी नीति आयोग का करीबन 104 जिले हैं सर, आई थिंक, मुझे याद नहीं है, जो आपके बहुत पिछड़े हुए हैं। इस मतलब इनमें जो पिछड़ापन है उसको खत्म करने के लिए आपका AI के द्वारा क्या किया गया है, नीति आयोग और IBM के द्वारा एक आपका क्या स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट क्या किया, हस्ताक्षर किया गया है, ताकि इसको और अच्छा किया जा सके, AI का उपयोग करके इसको और आगे बढ़ाया जा सके। अब आ जाता है आपका रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है आप समझ सकते हैं। जो रेस 2020 इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक सशक्तिकरण, कृत्रिम बुद्धि का उपयोग करके आपके विश्व भर के विशेषज्ञों को एक वैश्विक मंच प्रदान करना। और इसकी जो शुरुआत की गई है, इसका आयोजन एक आपका चैलेंज, आपका पिच फेस्ट की शुरुआत की गई थी। और जो पिच फेस्ट नहीं होता है, मतलब फेस्ट क्या होता है, फेस्टिवल, ठीक है। ऐसी चीज़ें मतलब लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों का मतलब करना। कुल मिला के इसका समझिए थी मैं होता तो 2 ही बातें याद रखता। जो आपका रेस 2020 इसका ये आपका इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा सामाजिक सशक्तिकरण, वैज्ञानिक सशक्तिकरण नहीं, सामाजिक सशक्तिकरण, ठीक है। कई बार एक यदि दोनों यदि आ जाएंगे ना, तब आपको सामाजिक सशक्तिकरण भी टिक करना है। ये वैसे विज्ञान तो हर जगह है। अब आ जाता है आपका क्वांटम तकनीकी। क्वांटम तकनीकी है क्या? सबसे पहले तो समझिए कि आपका क्वांटम क्या है। क्वांटम क्या होता है कि क्वांटम क्या होता है, जो आपका परमाणु होता है ना, परमाणु जो आपके परमाणविक और आपके अपरमाणविक जो आपका स्तर है, ऊर्जा स्तर, और जो आपके पदार्थ की प्रकृति और उसका जो व्यवहार है, उसकी स्तर तक आपकी बात, उसकी स्तर तक आपको टेक्नोलॉजी तक जाना। देखो जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो भी आपकी क्वांटम टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, ठीक है। देखो क्वांटम का मतलब क्या हो, जो आप परमाणु स्तर तक पहुंच जाते हो, जो आपकी नैनो है, जो नैनो स्तर है आपका मतलब बहुत ही छोटे अणुओं तक पहुंच जाना, छोटे परमाणु तक पहुंच जाना, ठीक है। यह आपका नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस आपका नामक अब तक के सबसे बड़े आपके विज्ञान के मिशन की घोषणा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो आपका क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स के रूप में जाना जाता है। देखिए यदि आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हो या फिर कुछ नहीं हो, क्या होता है जो अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो आपको दिख रहा है ना, ये सब आपको दिख रहा है, पर एक्चुअली ऐसा है नहीं। इसके अंदर क्या चल रही है, इसमें 1010001 ऐसी कोडिंग चल रही है। ये कंप्यूटर को दिख रही है, आपको नहीं दिख रही, आपको कुछ दूसरी चीजें दिख रही हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। लेकिन इस समय क्या होता है कि जो आपका क्वांटम तकनीकी है, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है, अभी
क्वांटम तकनीकी क्या होती है, जो आपके नॉर्मल आजकल के जो हमारे पास कंप्यूटर है या जो आपका मोबाइल है वो जीरो लेगा या फिर वन लेगा, या फिर वन लेगा फिर जीरो लेगा। लेकिन ये क्वांटम तकनीकी क्या करती है कि ये जीरो 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 वन एक साथ ले सकती है, मतलब जीरो वन एक साथ ले सकती है, तभी इसको कहा जाता है क्यूबिट्स। मतलब अभी तक क्या चल रही थी, जीरो वन चल रही थी, एक जीरो था एक वन था, लेकिन अब क्या जीरो वन एक साथ हुई हो सकती है, मतलब एक डिजिट ये हो गई, दूसरी डिजिट ये हो गई, तीसरी डिजिट ये हो गई, तभी इसको क्या जाता है क्यूबिट्स। क्यू मतलब कहता है तीन, है ना। ओके, बाइनरी क्या है जीरो वन, और क्यूबिट्स में क्या जाएगा जीरो वन, मतलब आपकी तीन बिट्स, मतलब तीन आपकी बिट्स हैं काम कर रहे हैं। अभी देख लेते हैं जो आपका क्वांटम कंप्यूटिंग है जो भारत में है। अभी क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित कोई भी हमारे पास कंप्यूटर भारत में उपलब्ध नहीं है, और अभी गूगल ने कहा है कि हमने इस पे ऊपर काम कर लिया है। सॉरी, जो आपका डीएसटी है, उसने क्या किया है कि जो क्विज़सेट नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, क्वांटम कंप्यूटिंग वर्सेस क्लासिकल कंप्यूटिंग। देखो क्वांटम कंप्यूटिंग मतलब ये है कि देखो अभी तक क्या था कि एक जो अभी देखो क्लासिकल कंप्यूटर क्या है, जो अभी आपके पास लैपटॉप है ये आपका क्लासिकल कंप्यूटर है। क्लास का मतलब होता है जो पहले का, ठीक है। आपका जो अभी जो कंप्यूटर है ये आपका बाइनरी प्रारूप में चल रहा है, और इसकी क्या है, इसकी एक लिमिट है, ये आपका बहुत तेज नहीं है। लेकिन जो आपका क्वांटम कंप्यूटर है ये बहुत तेज है, ठीक है। एक क्वांटम कंप्यूटर में एक क्यूबिट की स्थिति सिस्टम अन्य सभी क्यूबिट की स्थिति को प्रभावित कर सकती है। मतलब कुल मतलब बात है कि जो आपका क्यूबिट है इसमें जीरो वन के साथ जीरो वन भी आ सकता है, ठीक है। कुल मिला के इतना मैं कहना चाहता हूँ। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं नेशनल मिशन ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अभी क्या है कि इसके ऊपर क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपका डीएसटी के द्वारा प्रारंभ किया गया और 5 वर्षों तक इसने 8,000 रुपए खर्च करने वाला है, ठीक है। अभी तक आपको पता है कि गूगल एक ऐसा है जिसने कहा है कि साइकेमोर नामक एक सुप्रीमेसी का दावा किया गया। सुप्रीमेसी है क्या, सुप्रीमेसी देखो एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखिए, ये कहलाती है सुप्रीमेसी, सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब ये है कि दोनों एक साथ चल सकते हैं, लीनियर चल रहे हैं, ठीक है। ये कुल मिला के एग्जाम में आने वाला है, तो ये आ सकता है कि हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला साइकेमोर क्या है, ठीक है। तो कुल मिला के आप इतना याद रखिए, जो आपका 200 सेकंड कभी लगते थे, तो ये आपका क्या कर सकता है, ये केवल 200 सेकंड में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, जो आज के जो सुपर कंप्यूटर है वो आपके 10,000 साल लेंगे, ठीक है। अब आ जाता है एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग, इसके अंदर आर्टिकल में बहुत कुछ है, बस इतना समझिए। अभी क्या होता है कि हम लोग गूगल ड्राइव यूज करते हैं, ठीक है। गूगल ड्राइव यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपना डेटा को यहाँ पे स्टोर कर देते हैं, ठीक है। गूगल ड्राइव क्या है, गूगल ड्राइव क्या है, कुछ नहीं है, ये क्या करता है, अपना डेटा दूसरी जगह स्टोर कर देता है। तो इस प्रकार से कुल मिला के क्या है, इस दुनिया में एक ऊपर से एक हब बन चुका है, ठीक है। जब मैं सपोज कोई मेरा कोई यूट्यूब चैनल है, मुझे आपको कोई आपकी पीडीएफ उपलब्ध करानी है, तो मैं क्या करता हूँ, गूगल ड्राइव में सेव कर देता हूँ। गूगल ड्राइव क्या करता है, क्लाउड में सेव कर देता है। जब कोई बंदा यूट्यूब में जाएगा और यूट्यूब में क्या करेगा, वो इस डेटा को क्या करेगा, उठा लेगा, ठीक है। इस डेटा को क्या करेगा, उठा लेगा। लेकिन होता क्या है कि क्या हो कि यदि आपका जो डेटा है, वो आपको गूगल ड्राइव में सेव ही ना करना हो, जो मैं डेटा है वो मैं आपके यूट्यूब के चैनल में जाके जब मैं क्लिक करूं तो वो डेटा आपका क्लाउड से ना आके सीधे आपके मोबाइल से आ जाए, ये कहलाता है आपका क्या, ये एज कंप्यूटिंग। मतलब जो आपका डेटा है वो आपका लोकल स्टोरेज हो रहा है। मतलब कभी क्या होता था, जब हम लोग एनआईटी वारंगल में थे, तो वहाँ पे क्या था कि हम लोगों का जो अंदर ही एक मतलब बहुत बड़े जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो अंदर ही आपका डेटा बना होता है, ठीक है। तो अंदर ही आपके क्या होता है, अंदर ही आपका मतलब कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। यदि हमें कोई मतलब मेरे दोस्त जो मूवीज क्या करते थे, DC++ में शेयर कर देते थे, तो DC++ से क्या होता है, जब मुझे डेटा कोई डाउनलोड करना होता तो मैं सीधे इसके कंप्यूटर में घुस के अपना डेटा डाउनलोड कर लेता था, ठीक है। यही होता है एज कंप्यूटिंग। क्या होती है, ये क्या करती है, लोकल स्टोरेज को बढ़ावा देती है। जो आपके कंप्यूटर वाली हार्ड ड्राइव है, जो आपके मोबाइल फोन है, इन सब का जो डेटा होता है, ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो कनेक्शन होगा वो बहुत फास्ट हो जाएगा। 2025 तक कंपनियों द्वारा 75% से अधिक डेटा को, ठीक, जो आपका क्लाउड से उसको एज पर संसाधित करना है, ठीक है। लोगों की जो हार्ड ड्राइव खाली पड़ी हुई है इसको भरना है, ठीक है। वरना आप गूगल आपके क्लाउड में कब तक देते रहोगे। और साथ में जब आपका इंटरनेट थिंग्स का मतलब क्या है, जो इंटरनेट के जरिए आप वस्तुओं से कनेक्ट हो सकते हो, और वो आर्टिफिशियल हमारा जो इंटरनेट से जो आदेश देगा, हमने मोबाइल से टिक किया तो वैसे ही काम वहां पे हो जाएगा, ठीक है। ये स्थानीय रूप से संग्रहित डेटा का बिना किसी टेंडेंसी के वास्तविक समय में इसका विश्लेषण किया जा सकता है। क्लाउडेड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या है कि डेटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव के बजाय इंटरनेट डेटा पर स्टोर प्रोग्रामिंग को एक्सेस करना है, ठीक है। मतलब ये क्या है, जो आपका एक इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो आपका
आपका क्लाउडिंग कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउडिंग कंप्यूटिंग क्या होता है? जो आपका हार्ड ड्राइव में डेटा नहीं रहेगा वो आपका इंटरनेट में रहेगा। जैसे मैं आपकी वीडियोस आपकी बना रहा हूँ, ये मेरी हार्ड ड्राइव में नहीं रहने वाली, ये मैं इंटरनेट पे अपलोड करूंगा, इंटरनेट से वीडियो बाहर जाएगी। और क्या हो जाता है कि यदि जो आप वीडियो देख रहे हैं वो मैं कहीं अपलोड ही नहीं करता, वो मेरे मोबाइल में ही रहती, और आप मेरा मोबाइल हमेशा इंटरनेट से कनेक्ट रहता, आपको जब देखना होता वो फोल्डर अपने मन से मेरे मोबाइल को ऑन करके वो आपको वीडियो दिखाता रहता है। ये आपका कहलाता है आपका एज स्टोरेज। मैंने बहुत अच्छे ढंग से डिफाइन किया है, आपको कहीं नहीं देखने वाला इतने अच्छे से। आपकी कुछ लोग बता देंगे इसमें क्या है, जो आपकी गति है बहुत ही तेज हो जाएगी क्योंकि लोकल स्टोरेज होगा। आपका स्केलेबिलिटी क्या होती है? एज कंप्यूटर में स्केलेबिलिटी के लिए कम व्यय की आपकी सुविधा प्रदान करता है, जिससे आपकी कंपनियों को IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस और एज सेंटर डेटा के संयोजन के माध्यम से अपनी कंप्यूटर क्षमता का मतलब स्केलेबिलिटी मतलब स्केलिंग करना, मतलब कितना आप मतलब बाहर तक अपने आप को मतलब होता नहीं है नियंत्रण स्थापित कर सकते हो, कितना अपनी चीज़ों को फैला सकते हो, वो आपकी स्केलेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। एक आ जाता है डार्क नेट। डार्क नेट आपका क्या होता है? कुछ आपके 3 डेटा होते हैं। जैसे अभी गूगल में आप क्या करते हो, गूगल में आप सर्च करते हो ओपन यूपीएससी, ठीक है, ओपन यूपीएससी सर्च करते हो आपको मिल जाता है। हो सकता है कि आप कभी एसबीआई में कभी मतलब जो ये चैनल है इसका सपोज कोई अकाउंट होता, आप अकाउंट सर्च करते कि इसका बैंकिंग अकाउंट क्या है, इसका डिटेल आप सर्च नहीं कर पाते हो, ठीक है। और एक ये हो जाता कि आप कभी गूगल के थ्रू इसकी तरफ जा ही नहीं पाते, एक अलग से आपको ब्राउजर स्टोर करना होता है, इसको कहते हैं टॉर, उसके जरिए आप अंदर तक जा पाते। तो इस तरीके के जो 3 पहचान है, पहला एक पहचान क्या है, जो आपका गूगल है, आपने जो भी सर्च किया वो आपको तुरंत दिख गया, मतलब इसको कहा जाता है सरफेस वेव, ठीक है। एक किसको क्या कहा जाता है? सरफेस वेव। एक होता है आपका, जैसे आपका बैंकिंग अकाउंट है, जब तक आप उसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं डालोगे आप अंदर नहीं जा सकते, गूगल से भी आप सर्च करके नहीं ला सकते, भले ही वो इंटरनेट पे उपलब्ध है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डीप वेव। और टॉर जैसे ब्राउजर, मतलब जिसमें से आपको पक्की सीधे लिंक आपको क्लिक करनी है तब आप अंदर जा पाओगे, इसको कहा जाता है डार्क वेव, ठीक है। सरफेस वेव, डीप वेव, डार्क वेव हाल ही में सुर्खियों में रहे, किससे संबंधित है? विजन IAS की टेस्ट सीरीज क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि अब आप कहोगे ये सब माजरा क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो समझिए जो आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या होता है? जितने भी आपके नारकोटिक्स ड्रग्स वगैरह ये सब चीज़ें होती ना, उन सब के अधिनियम से इसको बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो सबसे पहले था वो ये आपका अवैध व्यापार किया जा रहा था जो आपके ड्रग्स का, इसको रोकना था। और ये आपके गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये नई दिल्ली में स्थापित है, ठीक है। ये विभिन्न एजेंसियों से समन्वय और सहयोग की स्थापित करता है। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो आपका NCB ने कथित रूप से विदेशों में साइकोट्रॉपिक पदार्थों के सैकड़ों खेप को भेजने के आरोप में भारत के पहले डार्क नेट नारकोटिक्स ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। ठीक है, अभी डार्क नेट के पहले एक कोई व्यक्ति है उसको इन्होंने गिरफ्तार किया है, ये भी आपको याद नहीं रखना, आपको NCRV याद रखना था, ठीक है। डार्क नेट क्या होता है जो मैं आपको बता चुका हूँ, अभी देख लेते हैं। ये आपको कुछ नहीं मिलने वाला जो मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ। ये क्या है? गूगल वगैरह में आपने जो भी सर्च किया ये ऊपर ही ऊपर है, आप चले गए। यहाँ पे क्या है, जैसे आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड जहाँ पे मांगा जा रहा है वो आपका डीप वेब है, यहाँ पे आप गूगल में सीधे सर्च नहीं कर सकते। लेकिन कुछ आपका डार्क वेब है जहाँ पे आपकी बहुत हाईली प्राइवेसी है। यहाँ पे क्या चलती है? यहाँ पे चलती है आपकी चाइल्ड पोर्नोग्राफी, यहाँ पे चलता है आपका आतंकवाद, यहाँ पे क्या चलता है? यहाँ पे चलती है आपकी स्मगलिंग, ठीक है। जितना भी ये सब अवैध काम चल रहे होते हैं ना, ये सब डार्क वेब में चल रहे होते हैं। और सर्वाधिक जो हिस्सा है वो आपका डीप वेब का है, ठीक है। और फिर आपका डार्क वेब का है, सरफेस वेब का केवल 4% है। मतलब समझ लीजिए कि आप जितना भी इंटरनेट में एक्सेस करते हो केवल आपके 4% आपको दिखता है, 96% में क्या हो रहा है किसी को पता भी नहीं चलता है, ठीक है। ओके, यही है, ठीक है। इसको बस आपको इतना करना है। टॉर एक आता है, टॉर क्या है? टॉर है ओके, टॉर क्या होता है? द ओनियन राउटर। ये क्या होता है? ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो आपकी नौसेना अनुसंधान प्रयोगशाला थी, इनको मतलब सिक्योर एक्सेस प्रदान करना था, ये उस समय बनाया गया था। लेकिन ये क्या था कि बाद में इसका मिसयूज होने लगा। अभी भारत में क्या है? अभी भारत में जो आपका CDEC है, आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा सेंटर ऑफ डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा एक डार्क नेट पर आधारित जो सुरक्षा फ्रेमवर्क को तैयार किया गया है। और अभी आपको पता है एक साइबर डॉम नामक एक विशेष डार्क नेटवर्क भी शुरुआत की गई है केरल पुलिस के द्वारा। भारत में क्या हो रहा है? ऐसा नहीं कि स्मगलिंग वगैरह नहीं हो रही है, इन सबको रोकने के लिए।
अब क्या है जो आपका डेटा स्थानीयकरण, डेटा स्थानीयकरण का क्या है, जो आपका आरबीआई के द्वारा भुगतान प्रणाली संबंधी डेटा के संग्रह पर अपने दिशा निर्देशों को रखा गया है। ठीक है, आरबीआई ने कुल मिला के क्या कहा है कि जितना भी आपका भुगतान संबंधी डेटा है वो केवल भारत के सिस्टम पे ही संग्रहित किया जाएगा। मतलब आपने कहीं भी भुगतान किया है, यदि कोई भारतीय नागरिक दूसरी जगह भी भुगतान करता है विदेश के बाहर, तो भी उसकी एक कॉपी भारत को देनी ही होगी आपको। और भारत में जो आपका डेटा है, आपका भुगतान किया जा रहा है, जैसे आप अमेजोन में कुछ भेज रहे हैं, ये डेटा आपका बाहर नहीं जाएगा। जितना भी आपका डेटा स्थानीयकरण का मतलब क्या होता है, जो व्यक्तिगत डेटा है वो उसी देश में आपका संसाधित मतलब प्रोसेसिंग और आपका कलेक्ट किया जाएगा जहां पर वो आपका क्या है किया उपयोग किया जा रहा है, मतलब उसी देश में। और इसका जो डेटा प्रवाह है वो आपका पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ ही डेटा को साझा किया जा सकता है। और जब डेटा को जो साझा, जिसके तहत डेटा की एक प्रति देश में ही संग्रहित करनी होगी, जिसको कहा जाता है डेटा मिररिंग। ठीक है, डेटा मिरर का मतलब क्या होता है, मिरर का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, किसी की छाया देखना है ना, जो मिरर नहीं होता, हम लोग बोलते हैं मिरर दे दो। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या है, जो डेटा है ये आपका डेटा मिरर है। अब यहाँ पे क्या है, डेटा मिररिंग यहाँ पे की जाएगी। डेटा मिरर का मतलब होता है कि जो एक प्रति है वो आपकी देश में ही संशोधित की जाएगी। ठीक है, उसका जो डेटा है वो आपका वही उसी देश में ही संशोधित किया जाएगा। इसी के साथ हम लोग क्या देख लेते हैं, जो आपका आरबीआई के डेटा स्थानीयकरण के संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पहला क्या है कि भुगतान संबंधी समग्र डेटा को 6 माह के भीतर भारत में स्टेट डेटाबेस में संग्रहित किया जाए। ठीक है, जितनी भी आपकी पीएसओ जो आपकी चला रही है, जितनी भी आपको एटीएम कार्ड्स वगैरह होती ना, और भारतीय मतलब रिजर्व बैंक ने के द्वारा प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों कि जितने भी आपके प्रदाता उन सब पे लागू किया जाएगा, जितना आपका वीजा, मास्टर कार्ड, आपका पेटीएम, इन सबको। और याद रखिए कि 21वीं सदी का ईंधन किसे कहा गया, हाइड्रोजन गैस को, डेटा को याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। आपको विशिष्ट घरेलू लेन देन के विदेश में संसाधित प्रोसेसिंग होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, विशिष्ट घरेलू लेन देन के विदेश में संसाधित प्रोसेसिंग होने पर नहीं है, किंतु ऐसे मामले में डेटा को, ठीक है, आपका क्या है कि आपका जो आपका कुछ ऐसे घरेलू लेन देन है जो कि हुए हैं विशेष रूप से, उनको विदेशी सिस्टम से आपको हटा दिया जाएगा तथा प्रक्रिया पूरे होने के 24 घंटे के भीतर उसको वापस भी लाया जाएगा भारत में। कुल मिला के भारत में ही आपको मतलब रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन और डेटा को विदेशी विनियामकों के साथ साझा किया जा सकेगा। जब तक आरबीआई परमिशन नहीं देगा तब तक वो साझा नहीं किया जाएगा। आपको पता है बीएन श्री कृष्णा एक कमेटी बनी थी, उसने भारत के आपके सभी डेटा संबंधी आपकी मतलब उसको एक रखने की मतलब बात की गई थी, मतलब भारत में संशोधित किया जाएगा उसकी एक प्रति। ठीक है, आपको क्या है कि आपका जो दिशा क्या है, याद रखिए डेटा स्थानीयकरण के लिए करने के लिए स्वास्थ्य विनियामक को सशक्त करने का एक प्रयास किया गया है। कुल मिला के ये फॉर्मेलिटी वाले पॉइंट है। अब आ जाता है आपका पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी आपको लोकसभा में पुनर्स्थापित किया गया है। उसमें क्या दिया गया, जरा भारत में आपका डेटा सुरक्षा के बारे में समझ लेते हैं कि भारत में क्या है कि आपको निष्ठा के अधिकार के ऊपर और आपके भारतीय जो आपका भारतवासियों का जो डेटा है उसके बीच में एक संतुलन प्रदान करना है। वर्तमान में आपको डेटा संरक्षण से संबंधित कोई भी आपका वैधानिक निकाय स्थापित नहीं है। आपको पता है जो आपका आईटी एक्ट 2000 की जो आपकी 43 है वो आपके डेटा दुरुपयोग से तो सुरक्षा प्रदान करती है, केवल ये आपकी कॉर्पोरेट संस्थाओं पर लागू होती है, सरकारी संस्थाओं पर लागू नहीं होती है। यह नियम केवल संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा तक ही सीमित है। मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि इस पे सरकारियों पे लागू नहीं होता है, और वो भी जो लागू भी हो रहा है तो क्या केवल संवेदनशील आपके व्यक्तिगत डेटा उसी पे लागू हो रहा है। आपको पता है कि इस विधेयक से संबंधित बातें कौन सी हैं जो आपकी रखी गई हैं। इसका मतलब ये है इसने जो व्यक्तिगत डेटा है जो किसी व्यक्तिगत पहचान देता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला आपका संवेदनशील डेटा, जिसमें से आपका कैसे पहचान क्या है, जो आपकी बायोमेट्रिक डेटा क्या है, आनुवंशिक, ट्रांसजेंडर, ठीक है, इन सब चीज़ों की जानकारी। महत्वपूर्ण डेटा जो आपका सेना या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित होगा, और सामान्य व्यक्ति डेटा मतलब जो आपका संवेदनशील और महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा के अतिरिक्त, मतलब इन दोनों के जो आपके अतिरिक्त डेटा होगा। ठीक है, मतलब एक में व्यक्ति शामिल होगा, एक में जो आपकी सेना इन सब का डेटा शामिल होगा, और तीसरे में होगा कि इन दोनों में से जो शामिल नहीं है। देखिए हमेशा लूपहोल्स को न कुछ छोड़े जाते हैं ताकि उसका आगे यूज किया जा सके। एप्लीकेबिलिटी क्या है, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी यह है कि जो इसमें से आपका क्या है कि यह विधेयक निम्नलिखित द्वारा व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग किए जाने का नियमन करता है। सरकार
भारत में निर्मित कंपनियां और भारत में व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा से डील करने वाली विदेशी कंपनियां, मतलब गवर्नमेंट जो आपकी भारत की कंपनियां, ये जितनी भी हैं उन सब का डेटा क्या रखा जाएगा, सिक्योर किया जाएगा। डेटा फ्यूडिशरी बहुत ही ज़्यादा आजकल न्यूज़ में रहा है। इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसी व्यक्ति या संस्था को बताता है जो कि आपके व्यक्तिगत डेटा के प्रोसेसिंग के साधन और उद्देश्य को संग्रहित और निर्धारित करता है। व्यक्तिगत डेटा को केवल विशिष्ट, स्पष्ट, वैध उद्देश्य से ही संसाधित किया जा सकता है। सभी डेटा, मतलब जितने भी लोग हैं जो आपके डेटा का प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उन सभी को पारदर्शी और जवाबदेही उपाय करने होंगे। अभी आता है डेटा प्रिंसिपल का अधिकार। डेटा प्रिंसिपल का अधिकार क्या होता है कि जिस व्यक्ति का डेटा जिस व्यक्ति का डेटा संग्रहित और प्रोसेस किया जा रहा है, कभी कभी स्टैमरिंग प्रॉब्लम हो जाती है जब लगातार बोलते रहते हैं, ठीक है, उसका किया जा रहा है, ठीक है, किसी व्यक्ति का डेटा को प्रोसेस किया गया है ये अथवा नहीं, इस संबंध में डेटा फ्यूडिशरी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार होगा। ठीक है, मतलब जो आपका व्यक्ति है, यदि उसका डेटा संग्रहित किया गया, प्रोसेस किया गया है, उससे उसके जो उसने किया है, मतलब जिस व्यक्ति ने किया है पूरा डेटा प्रोसेसिंग, उससे हम क्या मांग सकते हैं, प्रमाण पत्र मांग सकते हैं। और फ्यूडिशरी द्वारा व्यक्ति को व्यक्तिगत डेटा के प्रकटीकरण पर प्रतिबंध आरोपित किया गया है यदि लंबे समय तक इसकी आवश्यकता नहीं है अथवा व्यक्ति द्वारा प्रदत्त सहमति वापस ले ली गई है, तो इसको राइट टू बी फॉरगेटिंग का भी शामिल किया गया। मतलब कुल मिला के ये बात है, यदि कोई आपका डेटा आपका अनयूज है, आप लोग लंबे समय तक उसको स्टोर नहीं करोगे, बाद में उसको डिलीट कर दोगे। ठीक है, राइट टू फॉरगेटिंग क्या होता है, जरा एक मिनट समझ लेता हूँ। मैं नहीं समझाऊंगा, ये मैं पॉलिटी में समझा चुका हूँ, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। अब आ जाता है आपका कुछ मामलों में व्यक्ति की सहमति के बिना भी डेटा को प्रोसेस किया जा सकता है। पहली बात, यदि राज्य ऐसा चाहता हो, कानूनी कार्यवाही या फिर मेडिकल इमरजेंसी। ठीक है, अब देखा आ जाता है सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज। आपको पता है कि बहुत सारे सोशल मीडिया हैं, ठीक है, जिनके उपयोगकर्ता अधिक संख्या में जो आपके, अभी आपको पता है आपको क्या है, बहुत सारे, जैसे फेसबुक है, फेसबुक क्या कर सकता है कि आपका बहुत सारा हमारे पास डेटा है, और यदि इसका डेटा कभी कोई चोरी कर ले, और भारत जैसे देश का जो चुनाव क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ऐसी जगह भी आपको वॉलेंटरी यूजर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म को शामिल किया गया है। ठीक है, ये क्या है, आपके इसको शामिल किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कंपनी द्वारा पूर्णतः डिजाइन इसको किया जा सकता है, और साथ ही साथ इसमें क्या है, जो आपको कंपनी को भी सोचना होगा कि जो लोगों का जो डेटा है उसका मिसयूज ना किया जाए। ठीक है, ये कहना चाहता है। अब आ जाता है डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इसमें डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी की स्थापना करने की बात की गई है। भारत के बाहर डेटा का स्थानांतरण व्यक्तियों द्वारा स्पष्ट सहमति प्रदान करने और विशेष शर्तों के अधीन संवेदनशील डेटा को भारत से बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब इसमें आपको रोक नहीं है, और साथ ही साथ इसकी जो एक कॉपी है उसको भारत में भी संग्रहित किया जाएगा। महत्वपूर्ण डेटा को केवल भारत में प्रोसेसिंग किया जा सकता है, और संवेदनशील और महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा के अतिरिक्त अन्य व्यक्तिगत डेटा को स्थानीयकरण अधिशेष नहीं है। मतलब मैंने आपको दो डेटा बताए थे ना, एक व्यक्ति का था और एक आपका सेना वगैरह का था। इसके अतिरिक्त जो तीसरा डेटा है उसके लिए अधिशेष, मतलब उसका भी लोकलाइजेशन किया जाए, ऐसी कोई मतलब बाध्यता नहीं है। कुछ ऐसा डेटा होगा जो कि आपका फालतू होगा, वो अननेसेसरी आपकी मेमोरी बढ़ेगी, इसलिए आपका इस डेटा को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। इसमें छूट भी क्या है, केंद्र सरकार अपनी किसी एजेंसी को विधेयक के कुछ प्रावधानों से छूट दे सकती है। वही लोग व्यवस्था, देश की सुरक्षा का हवाला देते साथ व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग के कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए इस विधेयक के प्रावधानों को छूट प्रदान की जा सकती है, जैसे किसी अपराध को रोकना, व्यक्तिगत घरेलू पत्रकारिता के उद्देश्य से। ठीक है, इन सब चीजों से आपकी छूट दी जा सकती है। अब आ जाता है आपकी सरकार के साथ गैर व्यक्तिगत डेटा को साझा करना। केंद्र सरकार डेटा फ्यूडिशरी को लिखित प्रदान करने के लिए निर्देश दे सकती है गैर व्यक्तिगत डेटा और आपके सेवाओं के बेहतर लक्ष्यीकरण के लिए अनामिक डेटा। मतलब कुल मिला के यदि मैं इस आर्टिकल को करना चाहूँ, डेटा आपका भारत में सिक्योर होगा, कुछ जगह किया जा सके तो भारत में किया जा सकता है। डेटा कुल मिला के 3 प्रकार का, पहला व्यक्तिगत, दूसरा आपका सेना संबंधी, और तीसरा आपका अन्य। जो अन्य डेटा है उसको लोकलाइज करने के लिए कोई अलग बाध्यता नहीं है। और तीसरी बात है कि केंद्र सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। ठीक है, बस और कुछ नहीं। अब आ जाता है आपका 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग आपको पता है कि 3D प्रिंटिंग के द्वारा इजराइल के द्वारा एक आपका विश्व का पहला हार्ट मतलब हृदय बनाया गया है। ठीक है,
3D प्रिंटिंग होती क्या है, ठीक है, इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मतलब कुछ ऐसी प्रिंटिंग होती है जिसको आप हाथ पैर से बनाने में, मशीन से बनाना बहुत कठिन होता है, सॉरी मतलब वैसे छीने हथौड़ी से, तो इसको आप बहुत आसानी से बना सकते हो, ठीक है। 3D प्रिंटिंग होती क्या है, याद रखिए, यदि कभी आप कैड एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, ऑटो कैड, मैक्स 3D, ठीक है, सिनेमा 4D, इन सब सॉफ्टवेयर में यदि आप काम करोगे तो आप मतलब कुछ मॉडल बनाए जाते हैं। उस मॉडल में क्या होता है जैसे कि एक आपका ये है, समझिए ये है आपका, ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं। जब ये इसको आप बनाना चाहोगे ऐसे ब्लॉक को, तो मशीन क्या करेगी, वो सबसे पहले आपका XYZ लेगी, मतलब वो सबसे पहले इस पार्ट को लेगी, ठीक है, इस पार्ट को, ठीक है, और ऐसी ही लय ऊपर तक बढ़ाती चली जाएगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो पूरा एक बॉक्स बनके तैयार हो जाएगा। वही कहा गया है जो आपकी परत बाई परत बिछाई जाती है, एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत, और वास्तव में पूरी आपकी 3D आकृति बन जाती है। अब आ जाता है बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स क्या है कि नाविकों के लिए फेशियल बायोमेट्रिक्स डेटा का संग्रहण किया जाएगा, और वो भी ये उसके बाद उसको दस्तावेज पहचान दी जाएगी, और ऐसा भारत विश्व का पहला देश होगा जो आपका कैड जो आपका है, जो सॉरी कैड मतलब CDAC जो आपका मुंबई के सहयोग से इसको किया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपके जितने भी आपके मतलब नाविक हैं, उनकी आपकी शारीरिक और व्यवहारिक संबंधी आपकी विशेषताएं होती हैं। इससे क्या हो सकेगा कि मतलब जो हमारे लोग कभी खो जाते हैं या उनकी पहचान करनी होती है या उनकी सटीकता लानी हो, उससे हमें फायदा होगा, ठीक है। बायोमेट्रिक्स जो आपके होते हैं, इसको 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, जिसमें से आपके जैविक, ठीक है, व्यवहारिक, आपके आकृति, ये सब आप मुझे नहीं लगते हैं सबको याद करने की जरूरत है। अब आ जाता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इतना समझिए, अभी क्या है कि आपका जो इंडियन रेलवे द्वारा रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन परियोजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य देश भर में गमन करने वाली रोलिंग स्टॉक की सुरक्षा और विश्वसनीयता में सुधार करते हुए उन्हें स्वचालित रूप से सटीक तरीके से ट्रैक और ट्रेस करना है। मतलब कुल मिला के ये क्या है, जो आपका सिस्टम लगाया गया है इस समय, क्या है, जितना भी आपका रेलवे है, ठीक है, आपकी रेलवे कहाँ पे जा रही है, ठीक है, और साथ ही साथ आप कई जगह जो आपके गेट होते हैं ना, खुलते बंद रहते हैं, ठीक है, इन सब का जो पूरा सिस्टम है इसको ट्रैक करना है, ठीक है, ठीक है, ये मतलब उसमें सटीकता लानी है, ठीक है। और आपको पता है जितने भी आपके क्या हो गए, जितने भी आपके सभी रोलिंग स्टैक, मतलब जो रोलिंग मतलब क्या होता है, रोल मतलब क्या होता है, जो भागते हैं, ठीक है, जितनी आपकी कोच वैगन, कोच क्या है जिसमें आपके लोग रहते हैं, यात्री, वैगन क्या है जो मालगाड़ी है, इन सभी को इसमें शामिल किया गया, और सभी में आपको रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगाया जाएगा, ताकि ये कहीं पे भी जा रहे हैं, कहाँ पे हैं, इनकी आपकी पोजीशन रियल टाइम में पता की जा सके। और साथ ही साथ इसके पता होने से जो आपके ऑटोमेटिक जो आपके आसपास के गेट होते हैं, खोलना बंद करना, वो भी आपके किए जा सकेंगे। तो देख लेते हैं जो आपका RFID तकनीकी का। वैसे तो आपको पूरे पॉइंट पढ़ने हैं, ठीक है, बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आपकी कुछ ऐसी तकनीकी हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं। जो आपका RFID है, ये आपका क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक टैग है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका रेडियो आपकी जो तरंगें होती है, रेडियो वेव्स होती हैं, उन पर आधारित है। जो आपका ब्लूटूथ है, ये आपकी शॉर्ट वेव, आपकी जो आपकी वेवलेंथ आपकी रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है, उनके माध्यम से कम दूरी पर आपके जो मोबाइल उपकरण होते हैं उनसे डेटा प्रदान किया जा सकता है। और इससे क्या होता है, रेडियो तरंगों का आधारित आपकी तकनीकी क्या कहते हैं, जो आपका नियर फील्ड कम्युनिकेशन आपका होता है। यही जाके कभी आप मेट्रो गए हैं, मेट्रो में आप कार्ड लगाते हैं तो ओपन हो जाती है, वहाँ पे कौन सी काम करता है, आपका नियर फील्ड कम्युनिकेशन काम करता है, ठीक है। अब आ जाता है इसकी ये क्या है, आपकी 100 मीटर तक आपको कवरेज कर मतलब प्रदान कर सकता है डेटा ट्रांसमिशन में। ये आपका 40 से 100 मीटर तक है। ये आपकी बहुत ही मतलब कुछ इंचों तक। आपने देखा नहीं, आपका मोबाइल आपका कार्ड लगाते हो, आप समझिए जो आपका कार्ड है, यदि उसमें ब्लूटूथ डेटा होता तो आपका पैसा कब कटा होता पता ही नहीं चलता। जब आप गेट के सामने बिल्कुल पास से आके कार्ड लगाते तभी तो गेट खुलता है, तभी आपकी होती है कम्युनिकेशन। जरा फास्टैग देख लेते हैं। फास्टैग कुछ नहीं है, ये भी आपको फास्टैग क्या है, आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा वन नेशन वन फास्टैग, वन नेशन वन कार्ड अलग है, वन नेशन वन फास्टैग अलग है। वन नेशन वन कार्ड आपका राशन कार्ड से संबंधित है। वन नेशन वन फास्टैग क्या है, जो जितनी भी आपके वाहन है ना, जब ये वाहन यहाँ से वहाँ जाते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, तब कभी आप देखिए आपको रुकना होता है, बीच में आपको पैसा करवाना होता है, तो आप तभी आपका गेट खुलता है। तो इस जगह क्या होता है, आपका फास्टैग क्या होगा, जैसे आपकी व्हीकल के ऊपर क्या होगा, एक कार्ड लगा होगा, जैसे ही वहाँ पे जाएगा तो
आपका टोल नाका होता है ना, जहाँ पे आपको टोल संग्रह किया जाता है, तो वो क्या होगा कि वहाँ पे आपको अलग से पर्ची नहीं देनी होगी, आपको रुपए नहीं कटवाने होंगे, वो अपने मन से आपका जैसे ही देखेगा, जो आपकी सड़कों में आपको कई बार आपने देखा होगा, तो वो क्या होगा, वो अपने मन से आपका रुपए कट जाएगा और आपका वाहन क्या हो जाएगा, आगे निकल जाएगा। या आपने टोल संग्रह देखा होगा, तो टोल संग्रह आपका ऑटोमेटिक बनाने के लिए है। अब आ जाता है आपका सेंटर इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। इसकी शुरुआत दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो आपके खोए हुए मोबाइलों को जो लोग चोरी कर लेते हैं उनको ब्लॉक करना है। आप अपने मोबाइल में एक नंबर डायल कीजिएगा *#06#, तब देख देखिएगा एक आपको 15 अंक का एक नंबर आएगा, ठीक है, जितनी भी आपकी सिमें चलती हैं उसके अनुसार। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो आप लोग मतलब अभी आपका दिल्ली में हो चुका, मुंबई में हो चुका है, 2 जगह हो चुका है। ये आपका DOT के द्वारा स्थापित किया गया है। हर एक मोबाइल का एक यूनिक नंबर होता है, जितनी भी सिम चल रही होती हैं उतने पोर्ट के लिए यूनिक नंबर होता है। यदि एक बार वो नंबर वहाँ पे आपका स्टोर हो जाता है और यदि आपका वो मोबाइल चोरी हो गया, तो आप क्या कीजिए, वहाँ पे शिकायत कर दीजिए कि हमारा मोबाइल चोरी हो गया। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। जब कोई मोबाइल ब्लॉक हो जाएगा, उसमें सिम नहीं चलेगी, तो वो मोबाइल किसी भी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। जरा सिम का फुल फॉर्म याद रखिए। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, सब्सक्राइब्ड आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। यदि आप सिम बदल भी लेते हो तो भी आपका कोई नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं कि इसको भी आपको क्या किया जा सकता है, कॉपी किया जा सकता है। और याद रखिए, वैसे तो इसका हर चीज जगह एक यूनिक नंबर होता है, लेकिन वैसे क्या होता है, ये अलग अलग भी आपको नंबर मिल रहे होते हैं, ठीक है। मतलब एक जैसे भी नंबर मिल रहे होते हैं। ये तो काला बाजारी है, लेकिन हर एक मोबाइल, हर एक हैंडसेट का एक अलग यूनिक नंबर होता है। जितने उसमें, यदि उसमें 2 सिम पोर्ट है तो उसमें 2 होंगे, ठीक है। ये नंबर जरूर आप डायल कीजिएगा। एक आता है ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स। ये आपका किसके द्वारा जारी किया गया, ये आपका जारी किया गया है दूरसंचार विभाग और भारतीय अंतरिक्ष आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद के द्वारा। ये आपका क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आपका जो अंतर्निहित डिजिटल अवसंरचना और संबंधी कारकों की स्थिति का मूल्यांकन करना है। 2022 तक ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जितने भी आपके टावर हैं, फाइबर संख्या है, इन सबको है आपका ब्रॉडबैंड मिशन के अंतर्गत है। कुल मिला के यदि मैं होता तो इसमें 2 बातें याद रखता, कौन जारी, किसके द्वारा है, DOT के द्वारा जारी है। ये आपका राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के अंतर्गत है। और ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स का मतलब यह है कि जितने भी आपके ब्रॉडबैंड है, जितना आपका इंटरनेट है, जितनी भी इससे आपकी कनेक्टिविटी है, उन सब के बारे में एक आपका पूरा एक ओवरव्यू तैयार करना। एक है टैक्स सागर आपको पता होगा, आपका राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय कार्यालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया अभी विजन IAS पूछ भी चुका है। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, ये NASSCOM के द्वारा स्थापित किया गया है। प्लीज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। किसने किया है, NASSCOM ने किया है। ये आपका NPO है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। और याद रखिए, आपका साइबर सुरक्षा और निष्ठा से संबंधित जितना भी आपका डेटा सिक्योरिटी उसके बारे में बात करता है। और इसके सहयोग से, और आपका जो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा, ठीक है, जो आपका गृह मंत्रालय के अंदर I4C है, ठीक है, जो आपका है ना, आपका राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा, प्लीज गृह मंत्रालय है नहीं है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बस इतना याद रखिए, ठीक है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय कार्यालय के साथ मिलकर अभी आपका टैक्स सागर शुरुआत की गई। टैक्स सागर का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो आपकी भारत में जो आपकी तकनीकी क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है। अब आ जाता है वाईफाई कॉलिंग। वाईफाई कॉलिंग क्या होता है, आप लोग व्हाट्सएप से कॉल करते हो। क्या होता है कि यदि एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, सपोज दैट ये बिल्डिंग बहुत लंबी है, 1 फ्लोर यहाँ पे, 2 फ्लोर यहाँ पे, सपोज दैट मुझे यहाँ वाले बंदे से बात करनी है, तो यहाँ वाले बंदे से बात करनी है, तो आपको कॉल लगाने की जरूरत नहीं है। आपको ही मतलब केवल अभी एयरटेल ने और अभी हाल ही में जियो ने भी इसको प्रोवाइड किया है। जब ये अभी आप आता ना, जैसे मोबाइल को कॉल करते हो तो आपकी टावर से कनेक्ट होता है, फिर टावर से यहाँ पे बात आती है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, वाईफाई से दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से बात कर लेंगे। अभी आप लोग व्हाट्सएप से बात कर लेते हो, ठीक है, या फिर ऐसे बात कर ले, लेकिन अब क्या होगा, एक अलग से ये वहाँ पे एक मतलब दिया जाएगा बटन। जैसे आप उसमें बटन में क्लिक कर ले रहे हो कि यदि दोनों का वाईफाई ओपन है तो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाओगे या बात कर लोगे, ठीक है। अभी भारत के द्वारा मतलब जियो के द्वारा शुरुआत की गई है और रिलायंस के मतलब सॉरी सबसे पहले एयरटेल के द्वारा, अभी आपकी सब उसके बाद अपनी रिलायंस जियो के द्वारा। इसमें क्या होगी, आपकी कॉल गुणवत्ता बेहतर होगी, वॉइस ओवर वाईफाई के माध्यम से इसकी क्या होती है, इसको तकनीक, बस ये सब बातें अलग है, हटाइए। अब आ जाता है वाईफाई 6। वाईफाई 6 क्या है, नेक्स्ट जनरेशन का मानक है, ठीक है। वाईफाई 6 क्या है, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, AX वाईफाई 802.11 AX वाईफाई, इसके नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका मतलब कुल मिला के ये आपके स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, अभी जो आपकी कनेक्टिविटी के हैं, मतलब इतना समझ लीजिए, जो अभी वाईफाई आपके क्या है, आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्या मानक है ना,
कि जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरा स्टैंडर्ड है। मैं आपसे गाली दे के ही बात कर सकता हूँ, वो अपने दोस्तों के साथ हमारे स्टैंडर्ड्स चलते हैं। हम जो प्रोफेशनली बात करते हैं वो आपके अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जब हम और कहीं बात करते हैं तो वो उसके अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो हर एक जगह जो स्टैंडर्ड्स हैं, ऐसे क्या है कि इतना स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो मतलब उसमें ये आपकी सप्लाई होनी चाहिए, इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए, तो वही आपके वाईफाई का स्पीड है। ठीक है, कुल मिला के इतना समझ लीजिए वाईफाई 6 क्या है, एक आपका कनेक्टिविटी का मतलब एक मानक है। वाईफाई तकनीकी क्या है, जरा इसके बारे में सोच लेते हैं। इसके बारे में क्या, जो आपकी वायरलेस नेटवर्क तकनीकी है, इसमें क्या होता है कि आपको बिना केबल के कनेक्ट हुए आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, वायरलेस लैन अभी वर्तमान में कौन सा चल रहा है, आपका AX वाईफाई चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें से कौन से सिग्नल यूज किए जाते हैं, रेडियो सिग्नल यूज किए जाते हैं, याद रखिएगा। एक होता है लाईफाई। लाईफाई क्या होता है, जो अभी तक जो आपका डेटा होता है, आप लोग क्या करते हो, वाईफाई ऊपर लगा होता है, मतलब एक बॉक्स लगा होता है, उसके नीचे मोबाइल ले जाते हो, कनेक्ट कर लेते हो, बात कर लेते हो। पर क्या होता है कि आपका ऊपर जो लाइट लगी ना, जो आपकी LED है, LED से आपको मतलब तरंगे मिले, मतलब ये दृश्य प्रकाश जो तरंगे है, उससे आपका मोबाइल कनेक्ट हो जाए और आप उसका इंटरनेट का उपयोग कर सको। अब आ जाता है आपका डार्क फाइबर। डार्क फाइबर क्या है, कुल मिला के वही बात है, मैंने आपको कई बार बताया कि अधिक बैंडविड्थ की अभी आवश्यकता है और उसके लिए आपको लागत ही बचाने की जरूरत है। तो कुछ ऐसा आपका मतलब ऑप्टिकल फाइबर है जिसका उपयोग नहीं किया गया है, उसका उपयोग किया जा सकेगा आपको मतलब ऐसा फाइबर जो आपका अभी अनयूज है, उसी को डार्क फाइबर किया गया, उसका फ्यूचर में उपयोग किया जा सकता है। डीप पैक क्या है, डीप पैक क्या है, आपका कृत्रिम बुद्धि, ये आपका डीप पैक क्या है, आपका जो आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा निर्मित, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा निर्मित आपका क्या है, जो आपकी डीप पैक क्या है, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कुछ ऐसी ध्वनियाँ, कुछ आपकी होमोग्राम्स, कुछ आपकी ऐसी चीज़ें आपको मतलब दिखाना। ठीक है, वही है, इसको तो आपको पूरा याद कर लेना। जैसे नहीं, कुछ ऐसी की आवाज़ सुनाई देना, ठीक है, कुछ आपको मतलब चलती हुई चीज़ें दिखाना, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है। जो आपकी वास्तविक प्रतीत होने वाली आपकी जो फेक मतलब फॉर्मेशन है, उनको शो करना आपके ये आपके डीप पैक के अंतर्गत है। पेगस क्या है, ये आपका याद रखिए, जो आपका मोबाइल स्पाईवेयर है। ठीक है, मालवेयर मतलब स्पाईवेयर। स्टॉकहार्ट क्या है, ये भी आपका एक मालवेयर है, मतलब समझिए अभी आपको गृह मंत्रालय ने इसकी चेतावनी दी थी। नियॉन जरूर देखिएगा, मैंने यूट्यूब में देखा था, ये आपका कृत्रिम सबसे पहला बनाया गया है आपका, ये क्या है, आपका नियॉन है, आभासी मानव है, और इसमें क्या है, ये आपका वास्तविक मानव की तरह प्रतीत होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें आपका क्या है कि इसमें कुछ आपकी जीवित कोशिकाएं भी उपयोग की गई हैं। जीनोवेट्स क्या है, सॉरी इसमें नहीं, जीनोवेट्स में यूज की गई, इसमें यूज नहीं की, जीनोवेट्स में यूज की गई है, और ये आपका USA के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये आपका सैमसंग का है आई थिंक। ठीक है, सैमसंग के द्वारा बनाया गया था US में। जीनोवेट्स क्या है, जीनोवेट्स आपका प्रथम जीवित आपकी सेल्फ हीलिंग रोबोट है, आपके मेढक होता है उसके भ्रूण का उपयोग करके बनाया गया है। ठीक है, ओके, अब आ जाता है आपका सेरेब्रस वारफेयर स्केयर इंजन। ठीक है, ये आपका विश्व का सबसे बड़ा प्रोसेसिंग इंजन है, बस इतना याद रखिए। आपका 8x8 का है। अजित माइक्रो प्रोसेसर, ये आपका क्या है, बॉम्बे के द्वारा जारी किया गया है, ये आपका मध्यम आकार का प्रोसेसर है। शक्ति भी आपका ऐसे ही प्रोसेसर है जो आपका IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया था। आपका प्रथम ह्यूमनाइड रोबोकॉप मतलब पुलिस विभाग में स्थापित किया गया है। यह कहाँ पे, भारत में केरल पुलिस में स्थापित किया गया, जिसका नाम क्या है, KP बोर्ड। ठीक है, SI रैंक पे। ठीक है, सब इंस्पेक्टर रैंक में, मतलब लोगों को आजकल गवर्नमेंट जॉब नहीं मिले, लेकिन प्राइवेट जॉब आपको रोबोट को जॉब दी जा रही है, समय बदल रहा है। ओके, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस मुहिम का हिस्सा बनिए, हमारा प्यारा पर्यावरण, कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम। हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ ग्रेट डे, आपका दिन शुभ हो।